देखिए सबसे पहले चीज़ भी तो कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती है। गणेश जी की मूर्ति मना कर रहे हैं रखना ऐसे वैसे, भैया तुम होते कौन हो भगवान को रखने से रोकने वाले। मैंने आग की फोटो लगाई, विद इन 15 डेज उनकी जो डूबने के कगार से जो वो थी वो ठीक हो गई। मतलब जिस भी घर पे बेसमेंट रहेगा उस घर पे नेगेटिव एंटिटीज या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। जो सुसाइड करने को सोच रहा है उसकी जगह चेंज करा दो सबसे पहले 11 दिन के लिए, तो भैया मैं ये कहता हूँ शिफ्ट करवा दो, क्योंकि उस जोन उसको प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली। एंड विद इन 1.5 से 2 हफ्ते की बात होगी, उनका कॉल है कि सर अब वाइफ कंप्लीटली ठीक है। कर्म एक ऐसा चीज है जो आपको नजर से या किसी भी बुरी चीज से बचाता है। कपड़े हमें बिल्कुल भी नहीं दान करना चाहिए। नाखून में कम से कम 4 से 8 घंटे तक आपकी एनर्जी रहती है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। जो आज मेरे साथ गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं, तो जो चेहरा है उनका नोन है। मेरे साथ हैं शुभम, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और भूत प्रेतों से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी देते हैं वो, और जेमस्टोन और रुद्राक्ष से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी देते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे वास्तु के रिलेशन में नेगेटिव एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में। सो बने रहिएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट आगे देखना है तो पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसे हैं आप शुभम जी? मैं तो औसम ही रहता हूँ मैं। आप लोग बताइए। हाँ, एकदम अच्छी हूँ। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजी में है, तो उसका थोड़ा सा एज लगता है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना? और आप इतनी यंग एज में इस फील्ड में कैसे घुसे? मैम पहले देखिए, मेरा स्टार्टिंग से ये मानना है कि जितने मिथ्स हैं उन्हें बर्स्ट करो। ये भी बहुत बड़ा मिथ बन चुका था कि वास्तु एक्सपर्ट हो या कोई भी हो, सो दे आर काइंड ऑफ बाबा पंडित एंड एज फैक्टर। तो मुझे ये लगा कि नॉलेज की चाहे लेने की हो चाहे देने की हो कोई एज नहीं होती है। एंड मेरी जो इस जर्नी की शुरुआत हुई वो बहुत साल पहले हुई थी, ठीक है। फिर प्रोफेशनली भी बहुत साल हो गए और करते करते सही लगने लगा कि मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मैं जब मुझे ये चीज नॉलेज गेन हुई थी तो मैं ऐसे ही कर देता था, मतलब ठीक है कोई फैमिली का इसका। फिर एक बड़े अच्छे हमारे कॉलोनी में रहते थे, उनका मैंने किया। उन्हें बहुत मतलब वो इतने प्रॉब्लम में फंसे हुए थे कि निकलना वो चारों तरफ हाथ पैर मार चुके थे, तो उनका मैंने किया। वो उन्होंने भी ऐसे मजाक मस्ती में ही करवाया कि चलो बेटा तुम्हें तो आता है ना। वो एक छोटा सा उम्र है उतना, मतलब कई साल पहले की बात बता रहा, तो लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, तो चलो बेटा तुम कर दो ऐसे। तो मैंने किया, कोई ऐसा फीस वीस नहीं लेता था उस वक्त में। वो उस प्रॉब्लम से निकले और उन्होंने मुझे कहा कि यार आज के बाद ये काम कभी फ्री में मत करना। मैंने बोला अरे सर मैं कहाँ ये चीज, तो बोले कि नहीं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो स्किल आपको आती हो, जो काम आपको आता है, उसके हमेशा पैसे लेने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज भी कहलाती है। तो उस वक्त से फिर जो मेरी जर्नी चालू हुई इस फील्ड में, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिज्म कह लीजिए, चाहे वास्तु कह लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, चाहे तंत्र कह लीजिए, उस वक्त से जो है अभी तक चली रहे हैं। और आज भी मैं हमेशा ना कहते हैं ना ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, उस लाइन को बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ और आज भी मैं सीखते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे ही सब चीज आता है या कुछ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और नॉर्मल लोगों से भी सीखता हूँ मैं। ये अच्छी बात होती है जी। सो मतलब पेरेंट्स ने क्या बोला? मतलब पेरेंट्स मान गए इस बात के लिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है ना कि मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सरकारी नौकरी में डालना है। तो आप इस फील्ड में गए तो पेरेंट्स ने कुछ बोला? देखिए मेरे घर में ना सब फौजियों, एक्चुअली फौजियों के परिवार से आ रहा हूँ, और सर्विस सेक्टर वाले यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी सर्विस सेक्टर में जाए। और मेरी स्टार्टिंग से ये आदत रही है कि कभी भी किसी को प्रूफ करके दिखाओ कि क्या आप पहले से, मतलब मैं बोलने से ज्यादा विश्वास कर्म पे रखता हूँ। क्योंकि अगर आपको हो सकता है मैं कुछ बोलूं और एक तरफ मैं करके दिखा दूं, तो वो करके दिखाने वाला लाइन ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे, मैं स्टार्टिंग में डिफेंस में भी गया था, वहां से भी फिर मैं ड्रॉप किया। देन फिर मैं कॉर्पोरेट में भी आया ताकि लोग ये ना बोले कि भैया ये कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसमें आया है, ठीक है। अगेन मैं क्या गलत चीज नहीं सुन सकता, तो मैं उस पे भी गया। साथ ही साथ मेरा ये भी चल रहा था, आप मानेंगे नहीं, स्टार्टिंग के 8-9 महीने मैंने घर पे ही नहीं बताया था कि मैं मतलब वास्तु करता हूँ या कुछ। वो लोगों ने जब वीडियोस देखा तो फिर अचानक से कि ये क्या कर रहा है बेटा तू, तो मैं बोला कि ये मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड ऐसे करके। फिर मतलब जब मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन चुका था, जब मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस भी थे और इन जनरल नॉर्मल लोग भी थे अच्छे अच्छे, तब मैंने घर पे ये चीज बताया कि मैं प्रोफेशनली ये कर रहा हूँ, अब इसी को करना चाहता हूँ। तो फिर शायद कर्म कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी काम करने से रोका नहीं। तो वो लोगों ने बस ये कहा कि बेटा अगर तूने सोचा है तो तू कर, किसी को कर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये वास्तु से रिलेशन ये क्वेश्चन करना चाहूंगी रिलेटिव, कि क्या वास्तु भी आपको बताता है कि आप फ्यूचर में ये बनेंगे?
वास्तु ये नहीं बताता है कि फ्यूचर में ये बनेंगे, ये टेक्निकली ग्रहों की दिशाएं बताती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर बात कर ले वो बताते हैं, प्रिसाइज में अगर चले जाए तो न्यूमरोलॉजी भी बताता है। वास्तु ये नहीं बताता है कि आप आगे जाके क्या बनेंगे, बट आगे जाके आपका फ्यूचर कैसा रहेगा ये जरूर वास्तु बताता है। आप किसी के घर देके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके साथ क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, आगे जाके क्या हो सकता है। उसी को तो फिर हम रिफ्रेम करते हैं कि भैया ये गलत हो सकता है आपके साथ, या फिर ये गलत हो रहा है तो इसे इस जोन को ट्रीट करिए, इस देवता एनर्जी को ट्रीट करिए, इन्हें यहाँ पर सुधारिए, तो चीजें समझ जाएंगी। क्योंकि एक नॉर्मल, क्योंकि हम सब लोग सुनते हैं आजकल तो पॉडकास्ट इतने ज्यादा हो गए हैं कि समझ में आता है नॉर्मल जो वास्तु होता है कि भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी घर की एंट्री नहीं होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि जब हम लोग मुंबई गए थे तो मुंबई में देखा कि एंटिला का फेस जो था, फेसिंग है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। एक मैगजीन निकली थी साउथ बी रियल्टर्स करके, उसमें वॉरेन बुफे का, उसमें बताते हैं कि वो सबके घर कैसे हैं। वॉरेन बुफे का जो घर है उसमें जो वॉशरूम है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो वो मैं जानना चाहती हूँ कि उद्योगपतियों का चलता है क्या ऐसा? पहले मैं 2-3 चीजें को एकदम क्लैरिटी दे दूं आपको। वास्तु में जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इन जनरल की बात कर लूं, जो डायरेक्शंस हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, वो सिर्फ वास्तु का 20% हिस्सा है। 80% गेम कुछ और होते रहता है। ठीक है, मैं अपने ही बात कर लूं, ठीक है। वो लोग, अगर आप मेरे भी चैनल में जाके शुभ चक्र में जाके देखेंगे, मैक्सिमम यही है, क्योंकि लोगों को उसमें समझने में आसानी होती है। अब मैं देवता फील्ड समझाने लग जाऊं, 64 योगिनी द्वार समझाने लग जाऊं तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो हमारा डायरेक्शन है ना, वो सिर्फ वास्तु में 20% रोल प्ले करता है। 80% गेम कुछ और होता है अंदर वास्तु में, जिससे ट्रीट होता है। ये बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जितने भी वास्तु के बुक्स, उसमें कुछ भी ये चीज का डिस्क्रिप्शन या फिर इस चीज के बारे में नहीं मिलेगा। अब आता है आपके पॉइंट में, क्या बोल रहे थे कि साउथ वेस्ट की फेसिंग रॉन्ग होती है, ऐसे लोग बोलते हैं, बट एंटीला का है। बट फिर भी वो उद्योगपति बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट पे या जिसमें भी। देखिए, सबसे पहले चीज भी तो कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लोग बोलते हैं ये डायरेक्शन खराब, जैसे हम ही सुनते रहते हैं वीडियो पे, लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट खराब है, ये खराब है। कुछ भी खराब नहीं होता है। बोलने वाला आई डोंट नो किस बेस पे बोलते हैं, शायद सुन के बोलते हो या कहीं उनके सो कॉल्ड गुरु से सुन लियो और बोल दियो। जो भी मैं जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। मैं हमेशा लॉजिक बेस्ड बात करता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ एंटीला की, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं कभी अंदर नहीं गया, बट फिर भी आपने जो बोला उससे एक एनर्जी सेंस हो जाती है। उसका मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, और इन जनरल भी ये चीज है, साउथ वेस्ट कभी भी खराब होता नहीं है। बिल्कुल आपका साउथ वेस्ट फेसिंग हो सकता है, कोई इशू नहीं है। साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होता है जो साउथ वेस्ट के बीच, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का एक जोन होता है डायरेक्शन, ठीक है। मैंने साउथ डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट, उसके बीच का साउथ वेस्ट, वहां आपका एंट्री गेट नहीं आना चाहिए, दैट इज इट। बाकी आपका फेसिंग कितना भी आप साउथ वेस्ट क्यों ना कर लो, कोई भी इशू नहीं है। तो बस हर आदमी के लिए वेरी भी करती है, वेरी करता है उनके, वो एक्चुअली टेक्निकली ऑस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। अब ऑस्ट्रो वास्तु में भी बहुत लोगों को मिथ होगा कि ऑस्ट्रो वास्तु क्या होता है। कई लोग ये कहते हैं कि हम ऑस्ट्रो वास्तु करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। मैं एक हद तक अवॉइड करता हूँ करवाना। इसका रीजन ये है क्योंकि आपका एग्जाम्पल देते हैं, आप अगर घर बना रहे हो या वास्तु करने के लिए बुला रहे हो तो 2 रिक्वायरमेंट होती है, या तो ये घर सिर्फ आपको फले, बहुत ज्यादा आपको फले, या फिर सेकंड रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आप मुझे बोलेंगे नहीं सर आप ये वास्तु करिए कि इसमें मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी को ये घर फले। समझ रहे? तो जो पीढ़ी वाला सिस्टम रहता है ना, उस पर हम ऑस्ट्रो वास्तु नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजिकल वे अलग होगा। अब आपके आने वाली जनरेशन में आपको थोड़ी ना पता है कि किस नक्षत्र में वो होंगे या कैसे किस में बर्थ लेंगे, तो उसमें ऑस्ट्रो वास्तु अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है वो घर आपको फल जाए बट आगे वाले जनरेशन को ना फले। बट अगर सिर्फ आपके लिए करना है तो ऑस्ट्रो वास्तु तब किया जाता है। तो जो कहा आपने कि वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, वो बेसिकली आ जाता है ऑस्ट्रो वास्तु में। और दूसरा ये आता है कि उसका काम क्या है, प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूं तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे गस्टेड पोस्ट वाले अधिकारी है, उनको अगर मैं उनका वास्तु करता हूँ तो हमेशा उनको ईस्ट फेसिंग दिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस गवर्नमेंट की जोन है, वो गवर्न करने की, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की जोन है। जो एडवोकेट है उनको मैं उनको वो वाला जोन दिलाता हूँ। अब कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साउथ फेसिंग रहे या फिर वेस्ट फेसिंग रहे। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट्स हुआ है, साउथ आपको नेम एंड फेम दिलाता है। कोई भी एक बिजनेसमैन की ये हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि वो या उनका ब्रांड हमेशा मार्केट पे रहे, हमेशा उसका फेम या फिर नेम चलता रहे, तो उनको साउथ दिलाई जाती है। कई केसेस में वेस्ट दिलाया जाता है। जिनको क्यों वेस्ट? क्योंकि वेस्ट आपका इच्छा पूर्ति का काम कराता है, विश फुलफिलमेंट का काम कराता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी हमेशा एक विजन होगी, विजन या एक मिशन आप लेके चलोगे कि भैया ये पूरी होनी चाहिए, तो उसको वेस्ट दिलाता है। तो इसलिए वेरी इस पोजीशन पे करता है कि भैया केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट।
हाँ, तो उसी में मैं क्वेश्चन कर रही थी कि वॉरेन बुफे का, क्योंकि हमारे इंडिया कल्चर में तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉरेन बुफे का है अकॉर्डिंग टू मैगजीन, तो उसका क्या, क्योंकि क्या इंडिया का और दूसरी कंट्रीज का भी अलग अलग कुछ मैं होता है? आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। बहुत आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट, बुरा तब लगता है पता है जब एक अच्छा कंसल्टेंट, क्योंकि देखो आप हम लोगों को एज अ आइडल वो कर रहे हो कि भैया ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो इसमें भी कई क्या पता है अच्छे कंसल्टेंट ये कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जिनका रहेगा उनके घर में कैंसर हो जाएगा, उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगा। मैं देखिए अगेन, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। द थिंग इज दैट ये चीज कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जो भी, नॉर्थ ईस्ट एक कह सकते हैं मेडिटेशन का जोन है, और वास्तु में उसे ब्रेन का हिस्सा माना गया है, सर का हिस्सा माना गया, अगर हम वास्तु पुरुष मंडल को देखें तो। अब पॉइंट ये आ जाता है कि आप जो कह रहे हैं वॉरेन बुफे जो है उनका नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट है, पर उनके साथ तो कोई बुरा नहीं होगा। और क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इंसान जिसका वास्तु की एनर्जी जो अंदर की प्राणिक ऊर्जा रहती है, जैविक ऊर्जा रहती है, वो सेट रहेगा, इंसान की वाइब्स और ऑरा बहुत क्लीन रहेगी, घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, या फिर उसका ब्रेन पैटर्न बहुत अच्छा काम कर रहा होगा जो यूनिवर्स से प्रॉपरली कनेक्ट कर सके। यूनिवर्स है गॉड, अल्लाह, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उनके घर में आप लाख टॉयलेट बनवा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एनर्जी, वास्तु इज जस्ट अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी इन योर होम। तो भैया अगर आपका घर बैलेंस है, सारा चीज बैलेंस है, तो अगर आप वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ वो भी आ जाती है, एग्जांपल टॉयलेट भी आ जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए इन जनरल, बट अगर आ जाता है, बट आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आपके घर में पूजा पाठ बराबर होती है, होम हवन बराबर होता है, आपके घर में हर एक इंसान की नीयत बहुत साफ है, तो आप लाखों टॉयलेट वहां बनाते रहिए, कोई इफेक्ट नहीं करने वाला नेगेटिवली। ओके, सो आपने अभी बताया था कि एंटिला का जो फेसिंग है वो साउथ और साउथ वेस्ट के जो बीच वाला जो जोन होता है, SSW, साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ फेसिंग मैटर नहीं करता है मैम, वहाँ पर एंट्री गेट नहीं आना चाहिए, जो घर पे घुसते हैं ना मेन एंट्री गेट, वो SSW पे नहीं आना चाहिए, दैट इज इट। वहीं से मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी 4 डायरेक्शन है, करेक्ट? हाँ जी। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात होती है, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो 10 दिशाओं में हम पूजा पाठ करते हैं, और उसमें भी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की पूजा करी जाती है, वो मैं बेस जानना चाहती हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट की पूजा जो हो गई, नॉर्थ ईस्ट को पहले पूजा वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि वहां पर पूजा बेसिकली क्यों कहा गया है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, मंदिर की दिशा है, वहां पर मंदिर रखना चाहिए, शुभ होता है। और नॉर्थ ईस्ट ना भगवान की पहली बात कोई दिशा नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन पे रख सकते हैं आप उन्हें, भैया वो दुनिया बनाया उन्होंने, उनके लिए आप क्या डायरेक्शन बताएंगे। सेकंड चीज ये आता है कि जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा करना चाहिए और वो भगवान की, ऐसे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट टेक्निकली, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रेन का जोन है, ठीक है, वो मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के लिए, वहां पर हमारा ब्रेन फोकस बहुत अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप नॉर्मली बैठ भी जाए तो भी। तो वहां पर पूजा पाठ या फिर होम हवन इसलिए कराया जाता है ताकि जो मंत्रोच्चारण जो पंडित के थ्रू हम करवाते हैं, तो वो मंत्र हमें प्रॉपरली हमारी बॉडी ग्रैब करे, हम कंसंट्रेट होकर पूजा कर सके, या फिर जो भी होम हवन है उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो यही रीजन है कि ये कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में करवाना चाहिए। इट डजंट मीन दैट कि आप और कहीं किसी डायरेक्शन पे नहीं करवा सकते हो, हर डायरेक्शन में करवा सकते हो, बट नॉर्थ ईस्ट टेक्निकली लॉजिकली वहां पर अच्छे से कंसंट्रेट आप कर पाओगे, वहां पर फोकस रह पाओगे, इसलिए वहां पर कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था मैम? एक बार मेरा था नॉर्थ ईस्ट में 4 डायरेक्शंस होती हैं, दशो दिशाएं वाला आपका था, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि 4 डायरेक्शन होती जो मेजर, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बट फिर भी दशो दिशाएं आपने कहा था, क्यों कहा जाता है? और ये हमारे सनातन में है भी, जैसे कुछ भी पूजा पाठ होता है तो दशो दिशाएं करते प्रणाम, ये वर्ड भी कहा गया है। तो टेक्निकली देखिए 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, सनातन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ इनके बीच के कार्डिनल डायरेक्शन भी निकाले जाते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे इन चारों को भी ऐड कर देंगे तो भैया 8 होता है जी। ये 10 क्यों बोलते हैं? तो हमारे सनातन की ब्यूटी ये है मैम कि हम किसी को नहीं छोड़ते, हम सबको प्रणाम करते हैं। 4 जो हो गए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसके साथ साथ कार्डिनल को भी लेते हैं। अब जो दशो दिशाएं आते हैं उसमें आसमान और पाताल को भी आ जाता है। समझ रहे कि दशो दिशाएं, चारों तरफ 4 डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन एंड आसमान और पाताल, हम उनको भी पूजते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाताल का यूज कर रहे हैं चलने के लिए, और आसमान तो भैया है ही यूनिवर्स का। सो हम लोग बहुत सारी, मैं आजकल रील देख रही हूँ, उसमें गणेश जी की मूर्ति को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। जैसे कुछ जो वास्तु एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए, या घर में भी नहीं लगानी चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ का ऐसा होता है कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए। आजकल हो क्या रहा है ना मैम कि
अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए हम लोगों के लिए, फॉर्चुनेटली कह लीजिए सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के लिए, लोग 4 दिन का ऑनलाइन सेशन वर्कशॉप अटेंड करके अपने नाम के आगे एक्सपर्ट जोड़ लेते हैं। एक्सपर्ट भैया 4 दिन का कोर्स करने में इंसान नहीं होता। एक्सपर्ट तब होता है ना जब उसके हाथ से एटलीस्ट 5000 मैप्स गए, तब उसे कहता है एक्सपर्ट। तो जो वास्तु एक्सपर्ट या सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो वीडियो बना रहे हैं ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत लोग लॉजिक लेस बना रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि आपने भी सुना कि गणेश जी की मूर्ति मना कर रहे हैं रखना, ऐसे वैसे। भैया तुम होते कौन हो भगवान को रखने से रोकने वाले? अब कई लोग का कहना ये रहता है कि एक्सपर्ट का कि गणेश जी द्वारपाल नहीं है, हम उन्हें द्वार पे नहीं लगाएंगे। जी जी जी। आपकी इंटेंट मैटर कर रही है कि आप गणेश जी को एज अ वॉचमैन देख रहे हो या एज अ अपना देवता या एज अ एक एनर्जी देख रहे हो। इंटेंट हर चीज में मैटर करती है मैम। अगर एक इंसान को पानी का ग्लास भर के हम प्रॉपर अच्छे इंटेंट से दे दे तो वो पानी का ग्लास उसके लिए अमृत जैसा काम करेगा। गलत इंटेंट से दे देंगे ना तो वो पानी पी के इंसान का तबीयत खराब हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक का सीन आता है। तो वैसे ही सेम इंटेंट मैटर करता है भैया कि अगर हम गणेश जी को हम लगा रहे हैं अपने घर के बाहर या फिर अपने घर के द्वार पे, हम इंटेंट देकर लगाए ना उसे प्रॉपरली कि गणेश जी हमारे घर की रक्षा करिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और ये चीज होता है, मेरे घर में लगे हुए हैं एंट्री पे अभी तक भैया, मेरे को तो याद नहीं जब से मैं होश संभाला हूं कि कुछ गलत चीज आया है। अब आप अगर उसे लगा के देंगे कि नहीं भैया ये द्वारपाल ऐसे ये वो, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटेंट मैटर करती है। तो आप बिल्कुल भी लगा सकते हो, सारे मिथ है, कुछ भी नहीं कि ऐसा नहीं लगाना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल लगाइए। उसमें भी आ जाता है सूंड को लेकर कि लेफ्ट घूमी होनी चाहिए, राइट घूमी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। कुछ नहीं भैया, आप गणेश जी को गणेश जी जैसा देखिए ना, सूंड को क्यों फोकस कर रहे हैं? इंटेंशन मैटर करता है, इंटेंशन मैटर करता है हर चीज में। सो एक कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया में, हर लोग तो वास्तु में नहीं करते विश्वास, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनको फैक्ट्स चाहिए, साइंटिफिक रीजंस चाहिए। सो ऐसी कोई स्टोरी हुई है कि आपने उसको उसके मतलब विश्वास में बदला हो, उसको बिलीव आया हो वास्तु को लेके? एक फैक्ट्री का केस है, हो गया 6-7 महीना पुराना केस है, बट ये वाला सिस्टम आपने जो बोल रहे थे ना बिलीव आया, वो वाला मैं बता रहा हूँ। उनके जो सन है बेटे, वो मेरे क्लाइंट है बेसिकली। उनके फादर और उनके सन मिलके वो फैक्ट्री रन करते थे, पेपर का था, वो पेपर बनता है ना उसका फैक्ट्री था। गुड़गांव नहीं, नोएडा का बात है, सॉरी। तो वहाँ पर फैक्ट्री विजिट था। अब उनके फादर बिल्कुल अगेंस्ट थे, फैक्ट्री पूरी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार में आ चुकी थी, बट फिर भी उनके फादर, हो सकता है बिलीव ना हो, ऐसे किसी को जब देखिए, मैंने कहा ना कि बोल के बताने से ज्यादा अच्छा कर्म करके दिखा दो, ज्यादा बेटर रहता है। तो उनके बेटे को बिलीव था। उनके बेटे मेरे पुराने क्लाइंट भी, वो किसी मैरिज इशू के वजह से आए थे, तो तब से वो मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने कहा कि शुभम सर इसे संभालो, और आपको सेकंड चीज ये भी संभालना है पापा को। मतलब भैया वो आपका ड्यूटी है। तो बेसिकली उनके जगह में ये था कि उनका नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो पूरा डेड हो चुका था। डायग्नाइज मैंने किया, डायग्नाइज करने के बाद पता चला कि भैया नॉर्थ ईस्ट इनका खराब है। उस वक्त तक भी जो अंकल थे, मतलब मेरे क्लाइंट के जो फादर थे, वो एकदम कि हम ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे ये वो, बहुत ऐसे होम हवन करवा लिया हमने, कुछ भी नहीं हुआ ये वो। मैंने उन्हें उस वक्त एक ही सेंटेंस कहा था कि होम हवन करवाना और प्रॉपरली चीजें करवाने में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, मैं बोला कि आप कुछ मत करिए, बस वेट करिए सर जी, और कुछ मत करिए। मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा डेड था। अब उनके फादर, हमेशा देखिएगा जो इंसान कहता है ना कि मैं नास्तिक हूँ, मतलब एग्जाम्पल भगवान को नहीं मानता हूँ, वो इंसान अंदर ही अंदर भगवान को सबसे ज्यादा मानता है। उसके मन में बस एक डाउट रहता है कि भैया, वो प्रूफ मांगता है कि भगवान है कहाँ, तुम बताओ तब मैं मानूंगा। तो जब वो वास्तु को कोई नहीं मान रहा है ना, वो टेक्निकली ऐसा नहीं, वो बस प्रूफ मांग रहे कि भैया दिखाओ कुछ क्यों होता है, फैक्ट, हाँ फैक्ट बताओ, और वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो उन्हें मैंने कहा, अब देखिए वो बिलीव नहीं करते थे वास्तु पे, बट जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात उठाई तो उन्होंने सबसे पहले कहा हाँ ये तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन होता है, उनको ये सारा चीज पता है ना कि साउथ ईस्ट फायर का जोन होता है। टेक्निकली वहां पर एक छोटी सी मैंने रेमेडी की थी कि वहां ज्यादा कुछ नहीं किया मैं, क्योंकि देखिए वो एकदम डूबने के कगार में। पहला हमारा मेन प्रायोरिटी है बचाना। अब एक्सपर्ट कोई नॉर्मल जाता है ना, जो नए नए वाले वास्तु वाले, उन लोग हाँ यहाँ ये तुड़वा दो, वहां वो फुड़वा दो, ऐसे कर दो, ये कर दो, सारा चीज एक ऐसे नहीं करना है हमें। कभी भी किसी भी चीज का ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। अगर कोई इंसान डूब रहा है तो सबसे पहले तो भैया हमारा ये ड्यूटी रहेगा कि उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचो। सेकंड प्रोसेस रहेगा कि उसको पूरे अच्छे से उसको पोछो, गीला है वो पोछो, नहीं तो तबीयत खराब। तो स्टेप बाय स्टेप। तो भैया वास्तु में पहले ऐसा नहीं कि बस एकदम कुछ कर दो और उनका धंधा फट से स्पाइक हो जाए। पहला स्टेप बचाना उनको जो डूबने के कगार से। मैंने नॉर्थ ईस्ट में एक रेमेडी की थी उनके। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आग की फोटो लगाई थी, फायर की फोटो। तब उनके फादर ने कहा था कि ये तो वाटर का जोन है, फायर क्यों लगा रहे हो। मैं बोला आप तो मानते नहीं हो, बट आपको ये पता। तो बोलते हाँ मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ।
यहाँ वाटर की जोन में आप फायर की फोटो कैसे लगा रहे हो? मैं बोला कि आप बस लगे प्लीज मेरे उससे चल लीजिए, आपके बेटे ने ना मुझे दिया है पैसे, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं सही चीज गाइड करूँ। तो वहां पर मैंने एक आग की फोटो लगाई, उसके पीछे एक यंत्र लगाया, उसमें तंत्र का पाठ आ जाता है, मंत्र उच्चारण वगैरह का, वो दूसरा चीज हो गया। मैंने आग की फोटो लगाई, विद इन 15 डेज उनकी जो डूबने के कगार से जो वो थी वो ठीक हो गई। मतलब उनके पास कहीं से फंडिंग आ गई, जो लोग पैसा रोक रखे थे उनका वो आ गया, लोन्स क्लियर हो गए, थोड़े बहुत लिक्विड मनी आ गया, तो वो लोग काम फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर उनके फादर ने मुझे 15-16 डेज में मुझे बुलाया वापस, तो बोले मान गए सर आपको, बट मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि आप ये पानी की दिशा हर लोग बोलते हैं, आप यहाँ पर आग लगाकर ही ठीक कर दे रहे हैं। तब मैंने उन्हें फिर लॉजिक समझाया जो कि हर एक इंसान चाहता है। लॉजिक ये है, जब फायर का मेन काम क्या है, किसी भी चीज को इवोक करना। आग हमेशा ऊपर उठती है, आप देखे भी होंगे फोटो या कुछ भी ऐसे, आग ऊपर तो किसी भी चीज को इवोक करती है। उनका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूरा डेड हो चुका था लिटरली, मतलब नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी खत्म हो गई थी। और जिसे कहते हैं ना हम नॉर्मली ह्यूमन लैंग्वेज में ब्रेन डेड हो जाना, एक इंसान ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोमा में चला गया। इंसान की अगर ब्रेन काम नहीं करी तो बॉडी भी काम नहीं करेगी। उस फैक्ट्री का ब्रेन ही खराब हो चुका था, ब्रेन डेड हो चुका था, तो फैक्ट्री कहाँ से वर्क करेगी? तो गिरी हुई चीजों को उठाने का काम कौन करेगा, इवोकिंग का काम कौन करेगा? फायर करेगा। इसलिए मैंने वहां फायर का लगाया था। और मैंने ये भी क्लियर कह दिया था कि सिर्फ 15 डेज, 15 दिन बाद ये फोटो को यहाँ से हटा देना। ये लॉन्ग टर्म में वो चीज़ फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर वहां पर एलिमेंटल थ्योरी आ जाती कि पानी की जगह फायर कैसे आ गया बोल के। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें उनके फादर बहुत, और आज वो भी मेरे क्लाइंट ने, उनकी एक और फैक्ट्री है, पाइप्स बनती है वहां, कभी उन्होंने मुझे वो खुद ही वही सामने से बोले कि सर ये बनाने वाला, बनने से पहले यहाँ पर आप वास्तु करिए। तो ये होता है। और मैं भी बिलीव करता हूँ कि फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए। मैं बिना लॉजिक के तो बात करता ही नहीं हूँ। सबसे पहले चीज तो यही है, मतलब एक साइंटिफिक रीजन है होना चाहिए। देखिए कोई भी आपको कुछ बात कहता है ना मैम, तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए क्यों। मेरा मानना ही है। तो जो आपको क्यों का जवाब दे दिया ना, वो है एक्चुअल एक्सपर्ट। करेक्ट। जिसके पास खुद ही क्यों का जवाब नहीं रहा, तो वो क्या है, वो एक्सपर्ट, उसको मिटा देना चाहिए सामने से। क्योंकि जब पॉजिटिविटी की बात जहाँ होती है वहाँ नेगेटिविटी जरूर आती है। हाँ जी। क्या कोई गलत वास्तु नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैम। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, शुभ चक्र में हॉन्टेड हाउस का एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। अब ये हॉन्टेड हाउस दैट डजंट मीन हॉन्टेड मतलब भूत वाला, भूतिया बंगला या कुछ। हॉन्टेड हाउस वो है जिसकी एनर्जी डेड हो चुकी है। और एक डेड एनर्जी, अगर कोई चीज सड़ जाती है, कोई चीज जैसे यहाँ कुछ सोचिए खाने का रखा हुआ है, वो चीज जब तक अच्छा एनर्जी अच्छी उसमें पॉजिटिव, तब तक उसे हम खाएंगे। जब वो चीज सड़ने लग जाएगी, जब वो चीज खराब हो जाएगी, तो उसे कौन खाएगा? जो चींटियां रहती है वो सब खाएंगे। उसके बाद वो आहार खाएगा प्रेत। तो ऐसे ही कोई भी चीज जब डेड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो नेगेटिव एंटिटी को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। आपको यहाँ पर खाना फेंक दीजिए ना, कुछ टाइम बाद उस पर कीड़े मकोड़े आने चालू हो जाएंगे, मक्खी बिन बनाना इमीडिएट नहीं आना चालू होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, कुछ टाइम बाद होगा। क्यों? जैसे जैसे वो खाना डेड हो रहा है, वैसे वैसे नेगेटिव चीजें पास आ रही है, मक्खियां या कोई भी। अब मक्खी को मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट नॉर्मली कह रहा हूँ मैं कि एक मतलब वो ह्यूमन के लिए नहीं रह गया। ऑल आई एम सेइंग इज दैट। तो कोई भी जैसे घर होता है, एक घर का भी अगर एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी जैसे यही अगर आपका स्टूडियो है, ये रेगुलर यहाँ पर वर्किंग हो रहा है, रेगुलर हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब चीज चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, चीजें यहाँ पर एनर्जी सेट रहेंगी, या फिर एक एनर्जी सेट नहीं भी है तो चलती रहेंगी, या फिर एक फ्लक्चुएट होते रहेंगी। एट द टाइम यहाँ पर हम आना जाना बंद कर देंगे। एक महीने के लिए सोचिए कोई यहाँ ना आपका स्टाफ आ रहा है ना कोई, सब सामान वैसे का वैसे पड़ा, बट कोई आ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ की एनर्जी डेड होते रहेगी। एट द टाइम एनर्जी डेड होगी, जमीन के नीचे की जियोपैथी स्ट्रेस खराब होगी, या वाइस वर्सा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जियोपैथी स्ट्रेस ऑलरेडी खराब हो जाती है, तो फिर घर को बंजर बना देती है। बहुत आपने सुना होगा ना, अच्छे खासे ग्रोथ हो रहे थे घर का, अचानक से रोड पे आ गए वो लोग, ये वो होता है। तो एट द टाइम जमीन की एनर्जी खराब हो जाती है ना, तो लैंड डेड होना चालू हो जाता है। जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया था, खाना खराब होता है, तो सेम वैसे जब लैंड डेड होता है तो नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करता है। और फिर वो एक मतलब वहां पर कुछ नहीं हो रहा ना, वहां की प्राणिक एनर्जी डेड है, जैविक एनर्जी डेड है, सनलाइट नहीं आ रही है, बाहर का एयर अच्छे से नहीं आ रहा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वो एनर्जी डेड होने लगती है। फिर वहां पर नेगेटिव एंटिटीज अट्रैक्ट होने लगती है। तो ये आपका वो है कि गलत वास्तु या फिर खराब वास्तु या लैंड एनर्जी अगर खराब हो, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा। मैं बेसमेंट का एक मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा था कि जिस भी घर पे बेसमेंट रहेगा, उस घर पे नेगेटिव एंटिटीज या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। अब ब्रैकेट में ये था कि बेसमेंट ऐसा नहीं, मेरे भी ऑफिस में बेसमेंट है, बट वहां नहीं है। अब बेसमेंट बनाने का एक तरीका होता है, बेसमेंट में हमेशा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट प्रॉपरली आनी चाहिए। लाइट सनलाइट नहीं आ पा रही तो आप बड़े बड़े बल्ब लगा दीजिए, एक सन बल्ब करके आता है, ऑनलाइन देखा हूं मैं, वो लगा दीजिए।
4-5 घंटे उसे जला कर रखिए। वेंटिलेशन तो प्रॉपर होना ही चाहिए। अगर आपका वेंटिलेशन का कोई भी सिस्टम नहीं है ना, आप एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट वेंटिलेशन होना चाहिए। अब मैं क्यों कहा था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है मैक्सिमम बेसमेंट में, क्योंकि मैक्सिमम बेसमेंट पे ना सनलाइट आएगी, ना आपने भी देखा होगा कि ना प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। जब हम बेसमेंट में कई जगह ऐसे देखते हैं, घुसते हैं, तो अचानक पैक फील होने लगता है हमें, तो उस जगह डेफिनेटली होता है। और यही रीजन है कि मैं कहता हूँ कि वहां पर एयर वेंटिलेशन को प्रॉपर रखिए, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, वहां पर ऊर्जाएं अच्छी बैलेंस रहेगी, लाइट्स रहेंगी, तो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है। ओके जैसे एक बात आपने बोल दी कि जहाँ पे जैसे 1 महीने तक अगर बंद पड़ा है, ऐसा भी कभी होता है कि जनरली नॉर्मल हम लोग घर में रहते हैं, उसी सेम घर में रह रहे हैं, कोई जैसे बहुत सारी चीज होती है ना, ये वाली दीवार रेड कर दो, ये वाली वाइट कर दो, तो इन सारी चीजों को चेंज करने पर भी क्या नेगेटिव एंटिटीज अट्रैक्ट हो सकती है? 101% नेगेटिव एंटिटीज खत्म होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके घर की एनर्जी को आप ऑलरेडी सेट कर दे रहे हो। मतलब चीजों को प्रॉपरली जो जिसकी जगह है, अगर वहां पर मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, प्राणिक और जैविक ऊर्जा खत्म हो जाती है, लैंड एनर्जी में प्रॉब्लम आती है, तो वो लैंड डेड हो जाता है। फिर वो एक हॉन्टेड हाउस में तब्दील होने लगता है। बट अगर हम उसके अंदर की एनर्जीज को ऑलरेडी सेट करके रखे हैं, ठीक है, वहां पर प्राणिक ऊर्जा सेट है, जैविक ऊर्जा सेट है, ऑलरेडी एयर वेंटिलेशन प्रॉपरली हो रहा है, तो भैया वहां पर आप एक दिन क्या, 1 महीना क्या, 1 साल भी नहीं आओगे तो भी वो घर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने ट्रीट कर दिया उसे, ऑलरेडी ट्रीट कर दिया, जो जिसकी जगह है वहां पर दे दी, ताकि हमें प्रॉपरली एनर्जी का चैनलाइजेशन प्रॉपर होता रहे। बिगड़ता कब है चीजें, जब एनर्जी चैनलाइज। वास्तु कोई ऐसा प्रॉब्लम थोड़ी, वास्तु कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज है जो तब आ जाता है जब घर पे एनर्जी चैनलाइज नहीं होती। और मैक्सिमम घरों पे मेरे 10,000 से ऊपर केसेस में मैक्सिमम 90% में यही प्रॉब्लम आता है कि भैया कॉर्नर्स की एनर्जी फ्लक्चुएटेड रहती है, वहां पर चैनलाइज प्रॉपर नहीं हो पा रही। कोई भी चीज अगर प्रॉपरली अच्छे से फ्लो हो रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बचपन में वो वाला गेम आपने किया, बाल्टी में हाथ डालकर ऐसे नहाते वक्त, सबने किया होगा, ठीक है, तो वो जब ऐसे फ्लो में चलता रहता है ना सारे चीजें, और बीच में आप हाथ रोक दिए, पूरा पानी का फ्लो बिगड़ जाता है। तो सेम वही होता है मैक्सिमम घरों पे, एनर्जी का फ्लो बिगड़ा हुआ रहता है, और उसी को सेट करना वास्तु कहलाता है जब वो चैनलाइज हो जाती है। ओके सो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्मल दिनचर्या चल रही है, लेकिन किसी ने सुसाइड कर लिया, कहीं पे एक्सीडेंट केस हो गया, तो वो उसी घर में चाहे लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नेगेटिव एनर्जी वहां पे रह रही है। वो कैसे हटा सकते हैं? लैंड एनर्जी का प्रॉब्लम आता है मैम। थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, जियोपैथी स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है किसी किसी घर में, कि जमीन के नीचे की ऊर्जा ही खराब है, या कभी कभार ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर घर में, घर बहुत अच्छा है बट एक उसका पर्टिकुलर कॉर्नर है, पर्टिकुलर जोन का देवता एनर्जी फील्ड डेड हो गया हुआ, या फिर वहां की एनर्जी फ्लक्चुएट या बैलेंस नहीं हो। उस केसेस में ऐसे होता है कि जो भी इंसान वहां पर रहेगा उसको सुसाइडल थॉट आने लगेंगे, या फिर रूम का कलर भी कई बार मैटर करता है कि पूरा ब्लैक कलर करवा के रखे हो। ब्लैक कलर कंप्रेस करता है, मेरे जो केस थे उसमें ब्लैक कलर वाला केस हो चुका है, पूरा कंप्रेस करता है। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे और वो कर भी देता, मतलब देखिए जो अटेम्प्ट कर रहा है वो कभी ना कभी वो एग्जीक्यूट कर ही जाएगा। तो उसके थॉट पैटर्न को चेंज करना रहता है, उसके रूटीन को तोड़ना रहता है। कई लोग वो, मतलब आपने भी सुना होगा ना कि हमारे हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, रोज शाम को 7 बजे आके ड्रिंक करते हैं। कुछ नहीं, आप उनके रूम का पोजीशन, बेड का पोजीशन चेंज कर दीजिए, रूम का कलर चेंज कर दीजिए, सारा रूम का दीवार का कलर आप ऑफ वाइट करवा दीजिए। तीसरा, जिस टाइम वो ड्रिंक करने बैठते हैं उस टाइम का हैबिट उनका चेंज कर दीजिए, जिम ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी बोल के ज्वाइन करवा दीजिए आप, या कहीं भी उस टाइम उनको कहीं और एंगेज करिए, वो प्रॉब्लम हट जाएगी। सुसाइडल में भी सेम होता है, जो सुसाइड करने को सोच रहा है उसकी जगह चेंज करा दो सबसे पहले 11 दिन के लिए, तो भैया मैं ये कहता हूँ शिफ्ट करवा दो, क्योंकि उस जोन उसको प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली। वो जब उस जोन पे आके बैठेगा उसको वही थॉट आएंगे। आपके साथ वो है कभी, आप जब किसी शॉप या किसी शोरूम में कपड़े खरीदने गए हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल गए, मतलब लेटर सपोज आपने जिस काउंटर पे खड़े हुए कपड़े खरीदे, बहुत अच्छे कपड़े मिल गए, आप गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उस शॉप या स्टोर में विजिट करोगे ना, आप जाके वहीं खड़े हो जाओगे। ओके मतलब वो एनर्जी, क्योंकि वो हमारा ब्रेन से कनेक्ट है कि भैया ये चीज हमें ये चीज प्रोवाइड करता है, यहाँ खड़े होंगी वो, मतलब ऐसे आप भले नहीं सोच रहे बट वो इनडायरेक्टली वे में ऐसे ही काम करता है। तो सेम ऐसे जो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर जो वो क्या डिप्रेशन में रहता है ना, उन लोग को ना आदत हो जाता है, वो लोग ऐसे रहते हैं जैसे हम नहीं कि नॉर्मल बिना खाए दिन नहीं गुजर रहा है, तो लोग ऐसे बिना परेशान हुए, बिना रोए, बिना डिप्रेस्ड हुए उन लोग का दिन नहीं गुजरता है। और उनको पता है, उनके ब्रेन को पता है कि भैया मेरे को यहाँ जाके रहना है और यहाँ जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली डिप्रेस्ड होना। इसलिए मैंने कहा कि उसका जगह चेंज कर दो सबसे पहले, थॉट आनी बंद हो जाएगी। सेकंड, वास्तु सेकंड आता है कि भैया उस जोन को ट्रीट कर रहे हैं, उस देवता एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, वहां की एनर्जी वोक कर रहे हैं, या फिर वहां की एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। एट द टाइम वहां पर वास्तु हो जाता है, या फिर एनर्जी चैनलाइजेशन का काम हो जाता है, फिर वही जोन बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है। ओके सो क्योंकि आपने बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं पहले पॉडकास्ट पे भी कि नेगेटिव एनर्जी, कोई ऐसी स्टोरी वास्तु को लेके नेगेटिव एनर्जी का रिलेशन में कोई स्टोरी शेयर करिए।
मैं ये डिप्रेशन वाला बता रहा था जो उसको कंटिन्यू करता हूँ मैं, कि सुसाइडल अटेम्प्ट वाले वो उनका भी, वो भी मेरे वास्तु वडोदरा के क्लाइंट है, वो अहमदाबाद, हाँ वडोदरा के ही है वो। तो उनके यहाँ बेसिकली वास्तु के उससे बुलाए थे, उनके घर का मैंने वास्तु किया 2 से 3 साल, उनका कंसीविंग का भी केस मैंने किया था। तीसरे बार वो जब मेरे पास आया तो ये प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ये कहा कि शुभम सर सारा चीज़ ठीक चल रहा है, 3-4 साल सब चीज़ ठीक चला, अब ये वाइफ को प्रॉब्लम आ रही कि पता नहीं सुसाइड अटेम्प्ट करने का देख रही है, और कई बार ऐसा अटेम्प्ट कर भी चुकी है। तो मैंने कहा यार वो तो वास्तु प्रॉपर्ली ट्रीट हुआ था, तो हो ही नहीं सकता कि इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है। और वास्तु इज लाइक दैट कि आप एक बार कर दिए मतलब फुर्सत, ठीक है, वो मतलब लाइफ टाइम के लिए। एक घर पे अगर आप वास्तु ट्रीट कर दे रहे हो तो फिर वो घर आपके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी को फलेगा, ठीक है। मेरे को वही कंफ्यूजन हुआ, मैंने पूरा उनका दोबारा चार्ट निकाला, अपनी फाइल निकाली, सारा चीज़ चेक किया, ग्रिडेड मैप देखा, एक एक जो मैंने रेमेडी की थी वो देखा, मतलब प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैंने कहा कि एक बार मेरे को घर, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के केसेस होते, हो सकता है उनकी वाइफ के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, या हो सकता है नज़र की इशू हो, नज़र लगी, ईविल आई हो गया हो। मैं बोला कि एक बार ना मुझे आना है आपके घर, दोबारा एक विजिट लेते हैं। तो फिर मैंने जब विजिट किया, मैंने उनसे फ़ोन पे 2-3 बार पूछा भी था कि आपने कुछ चेंजेस तो नहीं किए वास्तु में, मतलब मेरे कुछ, बोलते नहीं सर जो जैसा आपने सामान जहाँ पर रखवाया था वो वैसे ही हमने सारा चीज़ किया है। तो मैं उसके बाद मेरे को और थोड़ा डाउट हुआ था, मैं कि यार एक बार घर जाके देखा जाए। तो जब घर विजिट किया तो बेसिकली 2 प्रॉब्लम थी। पहली बात, उनकी वाइफ को नज़र लग चुकी थी, ठीक है, नज़र इशू, मतलब वो बहुत फैक्टर्स रहते हैं उसमें, डिपेंड करते हैं। नज़र का मेजर इशू था, इट्स नॉट ब्लैक मैजिक, नज़र दूसरी चीज़ है। उन्हें ईविल आई लग चुकी थी, उनकी लाइफ, देखो जिसको भी नज़र लग जाता है वो लाइफ की ग्रोथ को रोक देता है, तो हमेशा नेगेटिव तरफ वो लेके जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू ये था ना, जब एट द टाइम उनका सारा घर सही था, जैसे मैंने किया था वैसे ही, जब मैंने उनके वाइफ के बेडरूम में एंटर किया, आप मानोगे नहीं, लाइट जलाने के बाद भी पूरा चीज़, चारों दीवार ब्लैक कलर, सीलिंग भी ब्लैक कलर, इवन पर्दे भी ब्लैक कलर। मैं बोला भाई ये ब्लैक कलर तो मैं नहीं बोल के गया था, मैं जब आया था तब ब्लैक भी नहीं था। इससे मैंने जोन के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने कलर बता कर गया था। हाँ सर वो वाइफ का ना फेवरेट कलर ब्लैक है, आप तो जानते हो सर, वो ब्लैक कलर कपड़ा भी पहनती ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक उसको पसंद है, कलर वगैरह, तो इसलिए ना वो कही कि नहीं इंटीरियर भी हम ब्लैक करेंगे, इवन पर्दा भी। मैं बोला भैया प्रॉब्लम ये चीज़ कर रही है, ऑलरेडी एक तो नज़र के इशू के कारण उनका ब्रेन पैटर्न पूरा डाउन हो चुका है। उसमें भी वो जहां पर लेट रही, मतलब आप नॉर्मल अच्छे खासे इंसान को भी अगर आप 15 दिन अगर ब्लैक रूम पे सुला देंगे ना, ब्लैक बॉक्स में जिसके सीलिंग और वो भी मतलब उनका लिटरली फ्लोरिंग पे जो वो मैट बिछा हुआ था ना वो भी ब्लैक कलर का था। तो अगर आप एक नॉर्मल अच्छे खासे इंसान को भी ऐसे रूम पे रख दोगे तो वो भी डिप्रेशन में जाने लगेगा, सुसाइडल थॉट आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो एट द टाइम जब मैंने बोला ये ब्लैक बैक चेंज करो, उन्होंने मैंने ट्रीट किया, जो नज़र का इशू था उसे ठीक किया, प्लस मैंने बोला कि इमीडिएट भैया सबसे पहले कलर चेंज करो, इंक्लूडिंग पर्दे, उन्होंने पूरा वाइट करवा दिया था। एंड विद इन 1.5 से 2 हफ्ते की बात होगी, उनका कॉल आया कि सर अब वाइफ कंप्लीटली ठीक है, अब ऐसे ना थॉट आते हैं ना कुछ बोलती है, और अब बढ़िया हम लोग के साथ घुल मिल के रहती है। तो ऐसे काम करता है। आपने भी बताया ईविल आई तो वो इंटेंशनली होती है, अनइंटेंशनली लग जाती है? दोनों होती है। देखिए नज़र तो सबसे पहले हमें खुद की लगती है, और उसे कहते हैं हम हिंदी में अहंकार, इंग्लिश में ईगो, वो होता है नज़र। हम खड़े हैं, हम खुद को जब बहुत महान सोचने लगते हैं, आई एम द बेस्ट, मेरे पास सब चीज़ है। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मैं आज भी अपने आप को गुड लर्नर मानता हूँ, और मैं सीखता भी हूँ, क्योंकि एट द टाइम मैं ये मान लूंगा मुझे सब चीज़ आता है, मेरी लाइफ की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, एट द टाइम उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो सेम ऐसे जब हम अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है ना कि मुझे सब आता है या मेरे पास सब चीज़ें हैं, मैं सबसे बेटर हूँ, मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं, उस समय हमें सबसे पहले तो खुद की नज़र लग जाती। तो ये तो हो गई खुद को वाली चीज़ है ना। दूसरी हो जाती जो आपने इंटेंशनली कहा या वो कहा, वो नज़र भी बहुत जल्दी लगती, किसी का भाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई XYZ इंसान है मेरे सामने बहुत अच्छा बन रहा है, बट अंदर ही अंदर उसके मन में मेरे लिए बहुत बेकार थॉट्स है कि यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे वो आगे हो। तो वो अगर बैठे रहेगा, वो नहीं भी चाहेगा मेरा बुरा, बट अगर उसके मन में ये चीज़ थॉट इस टाइप का आ रहा है ना, तो वो सामने देखेगा, और इस टाइप का मेरे को देख के बोलते हैं ना, नज़र में इतनी ताकत रहती है कि वो पत्थर में भी छेद कर देता है। और नज़र ज़रूरी नहीं कि देखने में ही लगे, मतलब वो सामने बैठ के लगा ले, अगर वो बैठ के कहीं ना कहीं बुरा मतलब इस टाइप का बहुत सोच रहा है तो फिर नज़र लगेगी। इसलिए कहा गया है कि भैया कर्म अच्छे करो। कर्म एक ऐसा चीज़ है जो आपको नज़र से या किसी भी बुरी चीज़ से बचाता है। दूसरी चीज़ एक प्रोटेक्टिव लेयर, वो तंत्र का पार्ट आ जाता है और यंत्रों का पार्ट आता है। कई टाइप में ब्रेसलेट भी रहता है कि नज़र इशू के लिए ब्रेसलेट भी पहनाया जाता है, बट वो जो नॉर्मली इन जनरल ब्रेसलेट देखते हैं ना जो बहुत चल रहा है ईविल आई, वो ब्लू वाला, वो काम नहीं करता है। मैं मुंह पे बोलता हूँ, वो एक्चुअली एक चाइना का कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उन्हें शो पीस के लिए बनाया, फिर एक उसमें एजेंडा था कि ये बनाया गया कि ईविल आई प्रोटेक्ट करता है, फिर वो ट्रेंड पे आके वही बना, वो कुछ नहीं होता, प्लास्टिक का चीज़ रहता है, मेथ है वो सारा चीज़, वो काम ही नहीं करता है वो कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे ना नॉर्मल घरों में क्या होता है कि कहते हैं कि घर में किसी के कपड़े नहीं देने चाहिए किसी को भी, पुराने जब हो जाते हैं, क्योंकि उससे भी आप नजर या फिर तंत्र कुछ कर सकते हैं, वो बताइए प्लीज।
कपड़े तो और नहीं दे देना सकते हैं चाहिए, तो कैसे दे बिल्कुल। सकते मैं हैं? बता रहा हूँ, कपड़े हमें बिल्कुल भी नहीं दान करना चाहिए। मैं कह चुका हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग, अरे तो क्या करें हम, गरीब को दे रहे पहन। अरे भैया, अगर तुमको गरीब की मदद करने का शौक है, नए कपड़े दे दो ना, पुराना क्यों दे रहे हो। और सबसे पहले चीज़, कपड़े बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे कपड़े में हमारी एनर्जी रहती है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म वाकई में होती है, चाहे कोई माने या नहीं माने, ठीक है। मैं ये कपड़ा पहना हुआ हूँ, ये कपड़े को मैं अगर घंटों घंटे भी पहन लूँगा, इस कपड़े में मेरी एनर्जी रहेगी। इस कपड़े को नेक्स्ट जो भी पहनेगा, दो पॉसिबिलिटी इसके ऑप्शन रह सकते हैं। या तो जो इस कपड़े को पहनेगा उसके अंदर मेरी एनर्जी आ जाएगी, अगर मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव हूँ तो हो सकता है कि वो भी पॉजिटिव होने लग जाए धीरे धीरे। हाथ में मंदिर में कलावा क्यों बांधते हैं, यही रीज़न रहता है, ओके। ठीक है। तो वो पॉजिटिव होने लग जाएगा, ये तो पहला ऑप्शन है। चलो वो पॉजिटिव हो जा रहा है, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये भी हो रहेगा, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़, आपकी एनर्जी सोर्स की कोई चीज़ अपने पास रखेगा तो उसकी एनर्जी भी भैया ट्रांसफर होती है। तो लेट अस सपोज कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी या डिप्रेशन में रहता है, उसको अगर आप अपने कपड़े दे रहे हो तो पहला ऑप्शन हो रहा है, तो ठीक, फाइन। बट दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर उसकी एनर्जी धीरे धीरे आते हैं, मतलब आप दुखी होने लग जाओ, तो प्रॉब्लम करेगा। लोग भिखारियों को पैसा दे देते हैं, लोग भिखारियों को अपना पहना हुआ कपड़ा दे देते हैं, या कई बार काम वाली भाई को दे देते हैं, मेड को दे देते हैं। वो बहुत ज़्यादा गलत है, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि भैया तुम एक बार भिखारी बन जाओगे अगर वैसा पहनने, मतलब करने लग गए तो। बट अगर आपको देना, अब इसमें लोग बोलेंगे अरे तो क्या करें हम, ऐसे वो क्या करें। भैया दान दो, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, भिखारी को दो, किसी को भी दो। बट जब तुम दान दे रहे हो ना, तो ऐसा काइंड ऑफ दान मत दो, कुछ एक एनर्जी एक्सचेंज। 1 रुपए मांग लो ना, 1 रुपए तो कोई भी रखता है या दे सकता है। आप अपने घर के मेड को दे रहे हो, आप दे दो, बिल्कुल कपड़ा दे दो, बट बोल दो पुराने कि कपड़े भैया, मतलब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो आप कपड़े दो। उनको ये कह दो कि भैया तू मेरे को 10 रुपए दे। फिर पूछोगे क्यों क्यों तुम्हें 10 रुपए, बोल दो कि भैया ये कपड़े मैंने तुझे दान नहीं दिया, मैंने बेचा है कपड़े। इंटेंशन मैटर, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। तो उससे क्या है कि आप वहां पर एनर्जी के फ्लो को ब्रेक कर दे रहे हो कि भैया ये आज से तेरे, ये मैंने तुझे बेच दिया, खत्म। उसके बाद कोई इशू नहीं आने वाले। सो मेरी टीम से एक क्वेश्चन आया है कि फ्रेंड्स एक्सचेंज कर सकते हैं? बहुत चलता है ऐसे, मैंने देखा, मैंने अपनी बहनों को भी ये चीज़ के लिए मना कर रखा है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहा था, वो लोग को में भी चलता है कि वो तेरा, मतलब एक दूसरे का फ्रेंड पहन ले रहे हैं। जैसे आपकी टीम ने भी पूछा कि मेरा कोई फ्रेंड है, हमने अपने कपड़े उसे दे दिए, उसके हमने पहन लिए। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि क्यों, चलिए ठीक है आपका, देखिए कभी भी हमें कोई चैलेंजेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी दोस्त को दे रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त की एनर्जी अच्छी, इट्स ओके। बट अगर लेट अस सपोज किसी की नीयत आप थोड़ी ना पहचान सकते हो, हम भगवान नहीं है, तो गलती से अगर उसकी एनर्जी सही ना हो या कुछ हो, तो भैया आप उसकी बलाय अपने सर ले रहे हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। और ये एक्सचेंज, ठीक है ना, अगर आपको देना है, आप कपड़े बेच दो ना, आप हमेशा के लिए दे दो कि ले यार तू पहन रख, तू मेरे को पैसा दे इसके, कुछ नहीं 10 रुपए दे दे, मैंने बेच दिया कपड़ा, तू रखे रहे। दान नहीं करना है ऐसे, और ना ही किसी का पहनना है बिल्कुल भी। कपड़े हो गए, कॉम्ब हो गए, कंघी जिसे कहते हैं वो हो गए, किसी के हैंकरचिप हो गए, रुमाल हो गए, मोजे हो गए, जूते हो गए, किसी और का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दूर दूर तक नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद नहीं, जिस इंसान को हम देंगे, जैसे कोई काम करता है उसको हमने दे दिया, वो उसका नेगेटिव फायदा भी उठा सकता है ना, कुछ लोग होते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि एनर्जी कट कर दीजिए ना, आप एनर्जी का फ्लो कट कर दे रहे हो उसको बेच के। मतलब आपके सबकॉन्शियसली वो दोबारा देखकर आएगा ही नहीं कि ये मेरा कपड़ा है। आप दोबारा उस कपड़े को या किसी भी चीज को देखोगे, आपके मन में आएगा कि यही कपड़ा था जो मैंने बेच दिया, मतलब अब वो उसका। बाकी अगर ऐसे नॉर्मली दोगे ना, तो जब जब देखोगे उसकी बेटी पहन रही है, हो सकता है आपकी मेड पहनेगी, आपके मन में रही तो मेरे कपड़े, तो मेरे वाले सीन को आप कट कर दो। ये सबकॉन्शियसली वर्क करता है, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा डीप है, न्यूरल पैटर्न को हम ब्रेक कर रहे हैं। और वो ब्रेक सिर्फ इतने आसान से ही होता है कि भैया तुम मेरे को पैसे दे दो इसके बदले, क्योंकि मैंने इसे तुम्हें बेच दिया, दान नहीं दिया। सिर्फ बस इतना इंटेंशन से ही आपका न्यूरल पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ओके। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके तो कपड़े देते भी नहीं है जब तक ऐसा माना जाता है कि मुंडन के टाइम पे किसी और को बच्चा देना भी नहीं चाहिए, कि हो सकता है उस बाल का कुछ वो कर ले। वो प्लीज उसका भी बताइए। छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे हो गए या फिर कोई पपीज हो गए, मतलब पेट जिनको पालते हैं, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। छोटे बच्चे भी, जैसे वो न्यूली बॉर्न बेबीज जो रहते हैं, आपने सुना होगा उनकी फोटोज, मैं तो पर्सनली फोटोज भी डालने मना करता हूँ। उसका रीजन ये है ना कि उनका ऑरा बहुत कमजोर, बहुत सॉफ्ट रहता है, वो बहुत जल्दी बाहर की एनर्जी से अफेक्ट कर जाता है। कोई भी चीज जो कोमल रहती है वही सबसे जल्दी इफेक्ट होगी,
हार्ड चीज थोड़ी लेट में इफेक्ट होगी। तो इसलिए बच्चों को एक आ जाता है। प्लस जो बाल रहता है या कुछ भी रहता है वो सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों का भी मैटर करता है। बड़े का भी अगर कोई बाल ले लेता है हमारी यूज की हुई कोई चीजें, तो वो उससे एज अ सोर्स बना के एज अ उसको एक मतलब कहते हैं कि एक यंत्र बनाकर आपके लिए या आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। तभी मैंने कहा कि किसी को कंघी नहीं मतलब कॉम्ब नहीं दान, क्योंकि हम उसे रेगुलर यूज कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी से टच हो रहा है। दैट मीन्स उस कॉम्ब में हमारी एनर्जी है। तो उससे एज अ सोर्स बनाकर उससे किया जा सकता है। बाल तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बालों में भी हमारी एनर्जी है। कहा गया कि जब नाखून काटो तो नाखून काट के भी इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में अक्सर दादी नानी लोग से सुने होंगे रात में नहीं काटना चाहिए। रात में ऐसा नहीं कि टाइम, नाखून को नहीं पता कि रात है कि सुबह है, या नेल कटर को नहीं पता है, बट इसलिए नहीं क्योंकि रात में अगर हम नाखून काटेंगे हो सकता है नाखून इधर उधर गिर जाए या कुछ हो जाए, तो उस नाखून का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ एक नाखून काटने या बाल काटने के बाद भी अगर आप नाखून भी काट रहे हो ना, तो उस नाखून में कम से कम 4 से 8 घंटे तक आपकी एनर्जी रहती है। तो या तो नाखून काटकर 8 घंटे तक एक पुड़िया बनाकर या किसी उसमें रखकर अपने पास रख दो। सबसे अच्छा है कि जमीन मतलब मिट्टी होती है उस पर बरी कर दो। या फिर अगर 8 घंटे इतना ज्यादा आपके पास टाइम है कि आप अपने पास रख सकते हो तो रखे रहो, 8-9 घंटे बाद उसे कहीं भी थ्रो कर दो, फिर उससे कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर वो इमीडिएट काट के इधर उधर किसी के हाथ पड़ गया तो उसमें आपकी एनर्जी है, वो कुछ भी हो सकता है उसका। सो एक क्वेश्चन और ये है कि क्योंकि बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि घर से दूध पी के मत निकलो और परफ्यूम मत लगाओ, छोटे बच्चों को तो परफ्यूम बिल्कुल भी ना लगाओ, उसका क्या रिलेवेंस? नेगेटिव एनर्जी कभी भी मीठे की तरफ, मतलब अगर फूड की बात कर लूं, मीठे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। परफ्यूम्स फ्रेगनेंसेस की तरफ, हार्ड परफ्यूम कोई हो उसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि कभी भी हमें मीठा नहीं खा के, मीठा अगर खाएं भी, हम कोई स्वीट चीज खाते भी तो हमें हमेशा मूड होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ताकि वो हमारे उससे हट जाए। क्योंकि अगर आप मीठा खा के निकल रहे हैं किसी भी घर, कोई अगर नेगेटिव एंटिटीज है या कुछ है ना, स्पेशली उस घर के सामने से भी मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि वो चीज हमारे मतलब ठीक है हमने खा लिया, हमारा ब्रेन स्विच कर लिया, वो मीठा अंदर ले लिया हमने, बट एक जो उसका स्मेल है वो रह जाता है। वो नेगेटिव एंटिटीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। सेम गोज विद द मिल्क। अगर मिल्क को इनटेक कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है वो एक मिल्की सब्सटेंस में आ जाएगा, थोड़ा सा स्वीट एंड टाइप में आता है। ठीक है, तो वो चीज भी यही है। तो इसलिए कहा गया है कि भैया अगर आप मिल्क कंज्यूम करो या मीठा कंज्यूम करो तो हमेशा मुंह अच्छे से धो, वो जूठा नहीं लगे रहना चाहिए। सेकेंडरी चीज परफ्यूम जो फ्रेगनेंसेस हो गई वो बहुत, जो हार्ड फ्रेगनेंस हो गई, मोगरा वगैरह की जो चलते हैं ना इस टाइप का, वो सबको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंटिटीज को, इसलिए मना किया जाता है। ओके, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि जैसे कि ना नॉर्मल लाइफ किसी की बहुत अच्छी चल रही है, सडनली एक ऐसा ब्रेकडाउन आ जाता है जहाँ पे आपके पास एलिगेशंस लगने लगते हैं, केसेस, तो वो वास्तु का रोल होता है या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का रोल होता है? मेरा मानना ये है, और मेरा क्या ये एक इन जनरल थ्योरी भी, कि सही समय पे अगर आप बीज बोगे तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इससे ही एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त या होरा का नाम दिया गया है, टाइमिंग्स का नाम दिया गया है। किसान को एक फसल अगर अच्छी करनी है तो फसल बोने का टाइम मैटर करता है कि भैया इस सीजन में या इस महीने में फसल बोऊंगा तो इस महीने उसमें सिंचाई अच्छी होगी तो ये फल बहुत अच्छा होगा। सेम वैसे ही जो मुहूर्त है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कब कौन सा, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन, बहुत कि आप कब कौन सा काम किस टाइम कर रहे हो। बहुत मेरे ऐसे कई पॉलिटिशियन क्लाइंट है, आप मानोगे नहीं, छोटे छोटे काम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया देखो मैं इतना मानू टाइम, लेकिन मुहूर्त मैटर करता है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट। तो कई बार ऐसे होता है कि आप गलत मुहूर्त में यदि गलत काम को एग्जीक्यूट कर दे रहे हो या फिर स्टार्ट कर दे रहे हो सकता है उस वक्त तो आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे, बट आगे जाके जब उसको फल देने का टाइम होगा तब वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा। जिनकी आपने शायद बात की, मैंने ऐसे पर्सनली डायग्नाइज नहीं किया, बट जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है और समझा है, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही दिया होगा या कुछ दिया होगा तो उससे जो मैंने एनालाइज किया कि वो बहुत सारे ऐसे स्टेप थे पिछले कुछ महीनों में जो गलत मुहूर्त में लिया गया था। जैसे ग्रहण के टाइम भी कभी मतलब ना कोई अच्छी चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एग्जांपल, आपको लैंड प्रॉपर्टी बाय करनी है, सूर्य ग्रहण, जैसे आज भी ग्रहण का ही टाइम है, आज बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदना, या बिल्कुल भी ये सब चीज को अवॉइड करना है कोई भी अगर आप शुभ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे ही उन्होंने कई गलत टाइम में, और उन्होंने बोल के नहीं, इन जनरल कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान जब गलत टाइम में गलत चीज स्टार्ट कर देगा तो उसका अंत भी गलत ही होगा। सिंपल सी बात है। तो जो आपने केस बताया वो बेसिकली यही मैटर करता है। सेकंड चीज तो है, वास्तु खराब होगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद,
जय भारत एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।